हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास के अंदर एटॉमिक मॉडल। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको समस्थानिक, समबारिक और सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड्स के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में बताया था। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में या एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो देखिए एटॉमिक मॉडल क्या चीज़ होती है। क्योंकि हमने एटम वाला हम लेसन पढ़ रहे हैं, तो जो एटम है उसकी कोई ना कोई संरचना होगी। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात अगर की तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कहीं ना कहीं अस्तित्व होगा और उसकी कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई संरचना होगी जिसमें वो व्यवस्थित रहते हों या जिसमें उनका अरेंजमेंट होता हो। तो इस प्रकार हम लोग इस लेसन में ये सीखेंगे कि जो एटॉमिक मॉडल हैं उनके अंदर किस प्रकार से जो है उनकी संरचना है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट है। तो देखिए परमाणु मॉडल जो है इसके अंदर सबसे पहले डाल्टन एक साइंटिस्ट था। डाल्टन ने सबसे पहले जो है परमाणु के अविभाज्य सिद्धांत की परिकल्पना की थी। उसने ये कहा था कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अस्तित्व कहाँ से उत्पन्न हुआ। यानी कि अगर उसने अविभाज्य कण बताया तो उस अविभाज्य कण के आधार पर तो परमाणु जो है वो टूटना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो बाद में विभाजित हो गया था। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में विभाजित हो गया था। तो इसलिए जो डाल्टन का परमाणु मॉडल था उसको फिर इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। एटॉमिक मॉडल जो है इसके लिए बाद में जो साइंटिस्ट आए, इसमें से जे थॉमसन और रदरफोर्ड जो थे वो एटम की कुछ एक सामान्य सी व्याख्या जिसको हम कह सकते हैं उसको कर पाए। तो हम आज इस वीडियो के अंदर जे थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल जो था वो क्या था कि जे थॉमसन ने दिया था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान निर्धारित करने की समस्या आने लगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आई कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित ही हैं तो फिर वो एटम के अंदर कहाँ उपस्थित हैं, कहाँ उनका स्थान है। ठीक है, 1898 के अंदर जे थॉमसन ने परमाणु को एक गोला माना जिसकी त्रिज्या उसके अनुसार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर थी और इसके अंदर प्रोटॉन जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ये थॉमसन का कंसेप्ट था। थॉमसन ने ये भी कहा कि इस धनावेशित गोले में जो ऋणावेशित कण हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं और वो इस पूरे के पूरे जो धनावेशित गोले का जो आकार है उसमें धंसे रहते हैं। इसको उसने प्लम पुडिंग मॉडल कहा, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल जो है उसमें क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे लड्डू है, लड्डू के अंदर इलायची के जो दाने हैं वो तो इलेक्ट्रॉन हैं और जो बूंदी के दाने हैं वो धनावेशित प्रोटॉन हैं। समझ में आ रही ना बात। यानी कि प्लम पुडिंग जो है एक ऐसी मिठाई है जिसके अंदर क्या होता है कि एक मिठाई के अंदर छोटे छोटे फल जो हैं वो उसके अंदर मिला दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है वो किसी उसमें मिला दी जाती है। तो इस प्रकार का एक ये मिठाई होती है। हम इसको लड्डू और इस इलायची के दानों से समझ सकते हैं। जैसे लड्डू के अंदर इलायची के दाने होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थॉमसन के अनुसार जो परमाणु मॉडल था उसमें धनावेश जो है वो तो एक पूरा धनावेशित गोला जो है लड्डू के रूप में मान लिया गया और इलेक्ट्रॉन जो थे उसमें ऐसा माना गया कि इलेक्ट्रॉन इसके बीच में धंसे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस मॉडल में किसी भी प्रकार का कोई प्रायोगिक स्पष्टीकरण नहीं था तो इसलिए फिर ये मॉडल जो था वो अपनी जो है सार्थकता जो है वो सिद्ध नहीं कर पाया और फिर इसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया।
थॉमसन के मॉडल के बाद फिर अब नया एक मॉडल आता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेकिन प्रोटॉन की जो है वो जगह के बारे में निर्धारण कर दिया गया था, और वो मॉडल था रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल में क्या था कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की एक पतली पन्नी, सोना मतलब जो गोल्ड है, उसकी एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कणों की बौछार करवाने पर क्या हुआ, उसने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण जो हैं वो इस पतली पन्नी में से बाहर निकल जा रहे थे, मतलब आर पार हो रहे थे। लेकिन कुछ कण ऐसे थे जो कि जैसे 18,000 में से एक कण ऐसा था जो कि टकरा के और वापस लौट आया था, मतलब जिस रास्ते पे वो गया उसी रास्ते से वो वापस लौट आया। तो ये देखकर रदरफोर्ड जो था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। जैसे कि हम इसको इस मॉडल से समझ सकते हैं, ये रदरफोर्ड का मॉडल है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये गोला जो है, ये तो इसको तो हमने एटम मान लिया, परमाणु मान लिया, और जो बीच में प्लस का निशान है वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे अल्फा कण टकरा के और वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये एरो का जो निशान बना हुआ है इसको आप बिल्कुल वापस 180 डिग्री पे वापस भेज सकते हो। इसके अंदर तो इसने विचलन इसका दर्शाया है, 180 डिग्री पे इसको वापस घुमा सकते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि गोले के जो ज़्यादातर हिस्सा है उसमें से ये तीर के जो निशान हैं ये अल्फा कण हैं, ये आर पार जा रहे हैं, और कुछ ऐसे दो तीर के निशान ऐसे भी हैं जो विचलित हो रहे हैं क्योंकि वो नाभिक के नज़दीक आ गए, और एक कण ऐसा था जो कि वापस जिधर से आया था उधर ही लौट गया। इस डायग्राम के अंदर तो जैसे ये लगभग 45 डिग्री पे दिखा रखा है, इसको आप 180 डिग्री पे वापस घुमा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये जो कण थे, ये जब ये कण एक लौटा तो रदरफोर्ड के दिमाग में ये आया कि ये कण वापस अपने रास्ते पे कैसे लौट सकता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट ने जन्म लिया कि अगर अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं, और अगर वो अल्फा कण बिना किसी मतलब अवरोध के अगर वापस लौट रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके रास्ते में कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी जिससे टकरा के वो वापस लौटे हैं। क्योंकि अल्फा कणों के ऊपर धन आवेश होता है, तो सिर्फ धन आवेश ही ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे वो प्रतिकर्षित होंगे। तो फिर रदरफोर्ड ने ऐसा कंसेप्ट दिया कि जो परमाणु है उसका जो केंद्र होता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसका जो केंद्र है, इस केंद्र के अंदर धनावेश उपस्थित है। धनावेश का मतलब इस केंद्र में प्रोटॉन उपस्थित है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। तो क्योंकि इस केंद्र में प्रोटॉन उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा कण वापस लौटकर आया था वो किससे टकराया, वो इसी अल्फा कण से, इसी नाभिक से टकराया था, और इसी नाभिक से टकराने के बाद पुनः अपने रास्ते पर चला गया था। मतलब ये हुआ कि जो रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियस के बारे में या फिर केंद्र के बारे में बताया कि एटम के अंदर, एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक उसका केंद्र होता है, और उस केंद्र में या उस न्यूक्लियस में सारा का सारा जो धन आवेश है वो उसके अंदर होता है। धन आवेश का मतलब कि उसके अंदर प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अब इसके साथ ही कुछ और चीज़ें बता दी गई। वो ये बताई गई कि नाभिक जो परमाणु है उसका ज़्यादातर स्थान जो है वो खाली होता है, और खाली होने के कारण ही आप देख रहे हैं कि ये तीर के निशान जो हैं, जो कि अल्फा कण हैं, वो आर पार जा रहे हैं। फिर इसमें ये बताया कि जो परमाणु है उसकी त्रिज्या के आधार पर अगर हम देखें तो जो नाभिक है उसका आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। जैसे हम क्रिकेट के मैदान की बात करते हैं, तो क्रिकेट के मैदान के सेंटर में अगर क्रिकेट वाली बॉल रख दी जाए तो वो बॉल जो है वो क्या होगी, वो नाभिक होगी, और पूरा का पूरा क्रिकेट का जो मैदान है वो क्या होगा, एटम होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एटम और नाभिक जो है उसके संबंध को बताया गया। जैसे अगर हम
त्रिज्या को 10⁻⁻10 मीटर माने तो नाभिक की त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻15 मीटर होगी। ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, इसके अंदर ये फिर बताया गया कि जैसे नाभिक जो है वो तो केंद्र में हुआ, तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। आगे हम लोग नील्स बोहर को पढ़ेंगे। नील्स बोहर एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये सारा कंसेप्ट क्लियर किया था कि अगर नाभिक केंद्र में है तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ उपस्थित हो सकते हैं, कहाँ वो चक्कर काटेंगे। तो उसने भी ये एक बहुत अच्छे तरह से इसको समझाया था। अब इसमें क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल जो है ये तो दे दिया गया था, लेकिन इसके कुछ दोष हैं। तो चलिए हम दोषों की भी बात कर लेते हैं। पहला दोष तो ये है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। यानी कि परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और वो नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, तो फिर नाभिक जो है वो कैसे अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, परमाणु जो है किस प्रकार अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, ये इसकी व्याख्या जो है वो नहीं कर पाया। दूसरा क्या है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक आवेशित कण घूमते हुए विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में कुछ ऊर्जा मुक्त करता है। तो जैसे आप इस डायग्राम में देखिए कि ये जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटेगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को मुक्त करेगा, यानी कि इसमें से ऊर्जा निकलेगी। जब ऊर्जा को मुक्त करेगा तो धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाना चाहिए। तो इस चीज़ की जो व्याख्या है वो भी ये मॉडल नहीं करता, क्योंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर माइनस आवेश है। जैसे जैसे वो अंदर की ओर आएगा तो धन आवेश जो है उसको आकर्षित करेगा और इलेक्ट्रॉन और जो है वो ये नाभिक है आपस में मिल जाएंगे, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो इस चीज़ की व्याख्या जो है वो रदरफोर्ड सिद्धांत के अनुसार नहीं होती। अब हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो हम कुछ विकिरणों की बात करेंगे, क्योंकि हमने कणों के बारे में अभी तक बात करी है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये कण हैं। तो फिर हम आगे विकिरणों के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अब आप ये सोचोगे कि क्योंकि ये कण हैं और इस पाठ के अंदर हम परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, तो परमाणु की संरचना में विकिरणों का क्या यहाँ पर रोल है। तो फिर आगे जाके हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये जो कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कण होने के साथ साथ एक किरण भी है, एक तरंग भी है, या एक रेडिएशन है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा फिर क्यों होता है, क्या कारण है कि एक कण जो है वो तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।